हेलो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से एच.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ऑब्जेक्टिव 1 है, तो इसमें एक ही ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ए बॉल केप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग कोलिजन विद द बॉल्स। द बॉक्स इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है, एक बॉक्स है और उसके अंदर में एक बॉल है। ये बॉल जो है इस बॉक्स के अंदर में कॉलिजन कर रहा है। तब आपसे ये स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा जा रहा है। ए बॉल केप्ट इन अ क्लोज बॉक्स मेकिंग कॉलिजन द बॉल इज केप्ट इन अ स्मूथ सरफेस। तो कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ बॉक्स के बारे में पूछ रहा है। तो बॉक्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसको आप कैसे पता करेंगे? वो हमें नहीं पता है कि वो इनिशियली रेस्ट में था या मोशन में था। दूसरा है ऑफ द बॉक्स प्लस द बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बॉक्स और बॉल का, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा वो रहेगा कांस्टेंट। इसलिए कि बॉल अगर बॉक्स में इंटरनली टच करेगा तो ये क्या होगा? इंटरनल फोर्स के कारण होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे बॉल अगर कोलिजन अंदर में कर रहा है तो वो इंटरनल फोर्स वहाँ पे यूज होगा। तो बॉल और प्लस बॉक्स अगर इनिशियली रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर इनिशियली मोशन कर रहा है भी स्पीड से तो वो मोशन करते रहेगा। एक्सटर्नल कोई भी फोर्स का जिक्र नहीं है। ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट, बॉल का भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द बॉक्स रिमेन्स, ये भी नहीं रहेगा। तो दोनों का जो कंबाइन होगा ना, बॉल प्लस बॉक्स, उसका सबसे शुरू में टी इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन है आप किसी भी समय देखेंगे तो वही कंडीशन रहेगा। तो ऑफ द बॉक्स प्लस द बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो बी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेज ऑफ इक्वल मासेज, द पार्ट्स विल मूव। एक बॉडी है और वो क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, टू पीसेज ऑफ इक्वल मासेज, इस तरह से। द पार्ट्स विल मूव इन सेम डायरेक्शन। तो कहता है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये बॉडी किस में था? रेस्ट में था। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो 2m इंटू जीरो इजकल टू जीरो, और वहाँ पे m ऑफ v1 और m ऑफ v2 ये होगा। तो ये है ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? mv1 प्लस mv2। इसका मतलब क्या है कि v1 इजकल टू माइनस v2। वेक्टर के भी फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये बतला रहा है मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड्स। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ए हेवी रिंग ऑफ मास m इज क्लैम्प्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ ए राइट सर्कुलर डिस्क। कहता है कि ये एक हेवी रिंग है, एक हेवी रिंग है इस तरह से, ऑफ मास m इज क्लैम्प्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ ए लाइट सर्कुलर डिस्क। एक डिस्क बनाते हैं, उसके पेरिफेरी पे इसको क्या करते हैं? क्लैम्प्ड कर देते हैं। तो एक हम ले लेते हैं अब, एक इस तरह का हेवी डिस्क और इसके पेरिफेरी पे इसको हमने कर दिया क्लैम्प्ड। तो ये है डिस्क और ये है रिंग, ये हमने क्लैम्प्ड कर दिया। ए स्मॉल पार्टिकल हैविंग इक्वल मास, heavy ring m, mass m is clamped on the periphery of a right circular disc. A small particle having equal mass is clamped at the center of the disc. और सेंटर ऑफ द डिस्क पे एक m मास का पार्टिकल जो है क्लैम्प कर दिया गया। द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट द सेंटर मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r with a uniform speed v. We conclude that कहता है द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट द सेंटर मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r with a uniform speed v. We
कंक्लूड दैट। तो अब क्या किया जाता है कि द सिस्टम इज रोटेटेड। अब इस पूरे सिस्टम को हम इस तरह से रोटेट करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे है, तो कहीं पे भी आप एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि हम यहीं पे मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास जो है एक सर्किल में इस तरह से रोटेट करता है, और वो क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड v से रोटेट करता है, और क्या है, रेडियस r में। ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। अब मान लो इसी के अबाउट किसी के अबाउट मान लो ये r रेडियस में कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका जो टुवार्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल जो एक्सिलरेशन है, ठीक है, वो हो जाएगा v²/r से, और उस पर जो फोर्स लगेगा मस्ट बी एक्टिंग सेंट्रल पार्टिकल, वी कंक्लूड द एक्सटर्नल फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स वो हो जाएगा। तो देख लीजिए टोटल मास कितना होगा सिस्टम का, डिस्क तो लाइट है, तो एक है पार्टिकल का मास m और दूसरा रिंग का मास m, दोनों मिलकर हो जाएगा 2m, और v²/r ये होगा एक्सटर्नल फोर्स जो टुवार्ड्स सेंटर लगेगा। 2m v²/r मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट इन कोलिजन आर। जब कोलिजन होता है तो उसमें कांस्टेंट क्या रहता है, तो सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम रहता है। तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करेगा, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बट नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, शुरू में और लास्ट में रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन चेंज करेगा, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। मोमेंटम एंड टेम्परेचर बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम बट नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉट टेम्परेचर। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए न्यूक्लियस मूविंग विथ वेलोसिटी v इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। एक न्यूक्लियस है जो भी स्पीड से मोशन कर रहा है, और वो क्या करता है, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, ये अल्फा पार्टिकल है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियाई बी v1 एंड v2। और जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है तो कहता है ये v1 है और इसका v2 है स्पीड, वेलोसिटी, एंड देयर मासेज भी m1 एंड m2, ये m1 और m2 है। अब पूछ रहा है कि v1 v2 मस्ट बी पैरेलल टू, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का लगाइए कॉन्सेप्ट, और इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2। तो आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2 और v वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि v1 एंड v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ से ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है अभी। नन ऑफ द टू v1 एंड v2 शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, हो सकता है नहीं भी, तो वो m1 m2 पे भी डिपेंड करेगा। पता है v1 प्लस v2 मस्ट बी पैरेलल टू, v1 प्लस v2 तो पैरेलल नहीं होगा, लेकिन m1 v1 और m2 v2 भी का हो सकता है पैरेलल। कहता है m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी पैरेलल टू v, ये तो जरूर ही होगा। तो ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन होगा। कहता है सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विथ ए वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा with the horizontal direction at the highest point in its path. It is exploded into two pieces of equal masses. One of the pieces traces its path to the cannon. The speed of the other piece immediately after the collision. तो कहता है कि थीटा से आप यहाँ से थीटा एंगल से आपने कैनन को एक सेल को फायर किया, कैनन से इस तरह से जो है सेल को आपने फायर किया इस तरह से थीटा एंगल से, ठीक है। सेल इज फायर्ड, और इसका स्पीड है कैपिटल v एट एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। तो जब आपने फायर किया था तब इसके पास
दो तरह के वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक हॉरिजेंटल है v cos थीटा जो कभी नहीं बदलेगा, यहाँ भी हॉरिजेंटल इतना ही रहेगा v cos थीटा, और ये v sin थीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इसका मतलब कि ये सेल एक्सप्लोड होने से जस्ट पहले इसके पास जो वेलोसिटी था वो हॉरिजेंटल था, तो यही रहेगा सेंटर ऑफ मास का सेल का। और जब एक्सप्लॉइड हुआ तो बोलता है एक जो है ट्रेसेज होके वापस इसी पे आ गया जहाँ से हमने लॉन्च किया था, ठीक है। और दूसरा जो है कहाँ गया ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये तय मानिए कि जब एक्सप्लोड हुआ उस समय इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल स्पीड v cos थीटा था। तो जो सेल है उसका इंटू टू पीसेज ऑफ इक्वल मासेज, इसका मतलब ये अगर 2m है तो ये होगा एक m इधर और एक कहीं और जाएगा m का। तो आपको शुरू में इसका जो लीनियर मोमेंटम है हॉरिजेंटली वो कंजर्व रहेगा। तो हॉरिजेंटली कितना है x में 2m इंटू v cos थीटा, और बाद में भी कंजर्व रहेगा तो m ऑफ v1 प्लस m ऑफ v2। अब सोचिए कि जो आपने इनिशियल उसमें आ गया, इसका मतलब है कि उसका हॉरिजेंटल कितना रहा होगा स्पीड v cos थीटा निश्चित तौर पे, ठीक है। और ये जो है 2mv cos थीटा, ये 2mv cos थीटा किस डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स में, लेकिन ये वापस आ रहा है तो ये कितना होगा माइनस में होगा प्लस mv2। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा mv2 इज इक्वल टू 2mv cos थीटा mv cos 3mv cos थीटा, m से m कैंसिल आउट, तो v2 होगा v cos थीटा और ये होगा पॉजिटिव में, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा दूसरा पार्ट। आफ्टर द कोलिजन हो जाएगा 3v cos थीटा। तो आपको इसका आंसर होना चाहिए ए, ऑप्शन ए इज द राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल राइट है। बाकी को देख लेते हैं, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है तो ये रॉन्ग हो गया। द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत इसलिए है कि ड्यूरिंग कोलिजन जो है एनर्जी चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता। द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेज, ऐसा नहीं है, ड्यूरिंग कोलिजन के समय होता है, ये हमेशा नहीं होता। अब हम आते हैं 19 पे। इन इलास्टिक कोलिजन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, गलत होता है क्योंकि इन इलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक होगा तो बाद में कम जाता है। द काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो बी ऑप्शन सही राइट ऑप्शन है। द काइनेटिक एनर्जी मीन्स कांस्टेंट, गलत। द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेज, ये भी गलत है, बाद में तो कम होता ही है, अब बढ़ता होता कुछ नहीं है। तो आपको इस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव का टोटल 19 क्वेश्चन हमने किया HC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं, कमेंट कीजिए। थैंक यू।